another exciting season of Coffee with GFS. Let's begin our season 2. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर शफीक और आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO असासा 92 मिस्टर आरिफ बाबर। तो बढ़ते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में हाउसिंग और रियल एस्टेट के रुझानात। लेकिन इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ज़रा हमारी ऑडियंस को अपने रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर। रियल एस्टेट में मेरा आना बस एक हादसाती तौर पर ही है कि चंद दोस्त थे जो गुलबर्ग में उनका ऑफिस था और उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितने भी बहुत सारे बिज़नेस हैं उसमें रियल एस्टेट का बिज़नेस ही एक ऐसा है जिसमें आप बहुत जल्दी अपनी तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा। और इसके बाद 5 से 6 सोसाइटीज़ हैं उनका काम शुरू किया। लेकिन जब से GFS आया उसमें प्रॉपर तौर पर जो मेरी पहचान बनी वो GFS की वजह से बनी। अच्छा। क्योंकि GFS में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंड यूज़र जो है उनको मोटिवेट किया, उन्होंने ट्रस्ट किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कस्टमर्स हैं GFS के वो सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं GFS के लिए और ख़ुसूसन असासा 92 के। बिल्कुल। अच्छा, तो आरिफ साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, उनमें पास्ट ईयर्स में क्या क्या चेंजिंग है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कराची तो हब है सोसाइटीज़ के हवाले से और अगर कहीं भी नए प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जो मेरी रिसर्च है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अगर मौजूद है वो इस्लामाबाद में है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल सिटी है और इसमें सरमायाकारी को लाना बहुत आसान है। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी हैं, जब उनको हम इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी के बारे में मोटिवेट करते हैं तो वो ईज़िली कन्विंस हो जाते हैं। वजह इसके कि अभी देखें कि पाकिस्तान का ये वाहिद शहर है जिसमें तमाम सूबों के लोग रहते भी हैं और तमाम प्रोविंस के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह के प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा होता है कि हालात ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। ये उतार चढ़ाव पाकिस्तान के 74 ईयर्स में मुसलसल आता रहा है। कभी 2-4 साल हम देख रहे थे कि पोजीशन डाउन जा रही होती, कभी बहुत ज़्यादा अप जा रही होती। लेकिन 3-4-5 साल से जो भी पोजीशन इस टाइम है रियल एस्टेट की वो इतनी भी गंदी नहीं है जितनी कि उसका जितना कि रूमर्स है या मीडिया में इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हालात बहुत अच्छे हैं, साजगार हैं। और इस्लामाबाद में मतलब इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में उसका घर हो। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिहाज से और पीसफुल अगर हम देखें सिटी तो वो इस्लामाबाद। बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, अब ये बताएं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का तो अभी आपने हमें बताया भी है, इसमें रियल एस्टेट की परफॉर्मेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। जितने भी बड़े शहर हैं, अब तो आप बड़े शहरों की बात कर रही हैं, अब तो जो छोटे छोटे शहर हैं, मैं आपको मियाँ वाली के और बखर और लिया ये पसमानदा इलाके हैं। आप अगर वहाँ का विजिट करें तो इस टाइम वहाँ भी सोसाइटीज़ बन रही हैं। यानी इतना ट्रेंड चल गया है सोसाइटीज़ का कि लोग महफूज भी समझते हैं अपने आप को। सोसाइटी में गेटेड कम्युनिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मामलात अच्छे होते हैं। लेकिन हम बाहर आउट ज़मीनें खरीद कर जब बगैर प्लानिंग के कहीं पर घर बनाते हैं तो वो उसमें खूबसूरती भी नहीं होती। तो कराची और इस्लामाबाद या फैसलाबाद है, लाहौर है, क्वेटा है, जो बड़े शहर हैं उनमें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मूव कर रहे हैं लोग। ट्रेंड चल पड़ा है, मूव कर रहे हैं गांव से या बड़े शहरों के उन देहाती इलाकों से लोग उठकर सोसाइटीज़ की तरफ मूव कर, और इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत में अगर मैं आपको सुंदर से एक अहम बात बताऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बन रही हैं या ऐसी जगह पर बन रही हैं और लोग जो है ज़राअत या आने वाले दिनों में कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो जाएंगे। लोग ये नहीं सोचता कि कई हज़ार लोगों को सोसाइटी बनाने से रोज़गार मिलता है। एक मज़दूर से लेकर इंजीनियर तक वो लोग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर, उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
तो आई थिंक कि सोसाइटीज़ का बढ़ना जो है ये खुश आइंदा है और इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं ये समझती हूँ कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो सैलरीज पे होते हैं, उनके लिए आसान होता है अपनी मंथली सैलरीज में मंथली इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लेना सोसाइटीज़ में। ऐसा ही है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप किसी सोसाइटी में जाएँ और महंगा प्लाट नहीं खरीद सकते। हाँ, लेकिन जब नई सोसाइटीज़ बनती हैं तो उनके प्री लॉन्चिंग रेट इतने कम होते हैं, लोग उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपने घर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि जो ओवरसीज़ हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में उनका क्या रोल है, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में नहीं बल्कि तमाम शोबों में जितना ओवरसीज़ का किरदार है शायद हमारा भी उतना ना हो। बिल्कुल। मैंने देखा कि मेरे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़, जिसमें यूके, अमेरिका, स्वीडन और गल्फ़ के बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें हैं। मैं देखा कि वो मुहिब्बे वतन भी बहुत ज़्यादा हैं और ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी हम उनको किसी भी सोसाइटी या किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो इतनी देर सोचते नहीं हैं, वो समझते हैं कि हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, प्यारा मुल्क है और हमारा जो रहना सहना या जंपल वहाँ का है, तो वो हमें इन्वेस्टमेंट भेज देते हैं। अब हम पर मुनहसर होता है कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर लगा रहे हैं। अगर सेफ हो, सिक्योर हो और इसके अलावा हम उनके साथ कभी भी कोई ऐसा ना सोचे कि उनकी अमाउंट जो है किसी गलत जगह पर लग जाए या उनके साथ स्कैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त अगर आप देखें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें मैं दावे से कहता हूं कि 50% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़। ऐसा ही है, बिल्कुल ओवरसीज़। यानी आप सिर्फ जीएफएस को देख लें, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जिन्होंने 10 से 15 फाइलें भी जीएफएस में बुक करवाई हुई हैं, कमर्शियल्स करवाए हुए हैं, रेजिडेंशियल प्लाट करवाए हुए हैं। इस तरह बड़े प्रोजेक्ट है जिस तरह बहरिया टाउन है, डीएचए है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो और सोसाइटीज़ हैं जिनका हम काम कर रहे हैं, तो उनमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी है। और उनकी इन्वेस्टमेंट मज़ीद और बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही कुलिया है कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर किया जाए। कभी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है किसी ऐसी जगह पर ना लगाई जाए जिससे उनको नुकसान हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो मज़ीद ट्रस्ट करेंगे और अपने मुल्क से जितना वो प्यार करते हैं उसकी मेन अक्कासी यही है कि वो हम पर ट्रस्ट करके पैसा भी भेजें। बिल्कुल, और आगे हम उनके सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करते हैं। अच्छा आरिफ सर, एक और मसले पे ज़रा आप अगर रोशनी डालें, ये जो शहरी इलाकों में हाउसिंग की कमी है उसको कैसे हल किया जा सकता है? शहरी माहौल देखें कि गांव से इस टाइम सिंध के, बलूचिस्तान के और पंजाब के, केपीके के दूर दराज इलाकों से लोग शहरों की तरह माइग्रेट होता है। बिल्कुल, क्योंकि उधर रोज़गार कम होता है और इस वजह से लोग आते हैं या रोज़गार की खातिर। जब यहाँ आते हैं तो उनकी फिर ख्वाहिश पैदा होती है कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएं। बिल्कुल, तो इसलिए शहरों में सोसाइटीज़ का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है और इस ट्रेंड को मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। एक तो दूसरी बात यह है कि शहरों में जो नेचुरल खूबसूरती है जो उसको कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद को देखें कि इस्लामाबाद द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कई और ममालिक के दारुल हुकूमत से भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब नेचुरल ब्यूटी यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ का हिली व्यूज़ हैं, माउंटेन्स हैं। अगर हम इनको ख़त्म करके सोसाइटीज़ बना रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन अगर इसी लैंडस्केपिंग के साथ ही हम सोसाइटी बना रहे हैं कि जिसमें ग्रीनरी भी मौजूद है, माउंटेन्स भी मौजूद हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और इस चीज़ को हमारे पाकिस्तानियों के साथ साथ ओवरसीज़ पसंद करते हैं कि अगर आप देखें कि जिस सोसाइटी में हिल व्यू कोई ब्लॉक आप बनाते हैं वो कॉस्टली भी होता है, रेट उसका ज़्यादा होता है दूसरे ब्लॉक की निस्बत, और वहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो लोग होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं कि हमारा घर जो है वो हाइट पर हो। हाँ, तो इसलिए कई सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पर उन्होंने उस नेचुरल लैंडस्केपिंग को ख़राब नहीं किया। तो अगर इस्लामाबाद में ये चीज़ें कायम रहे और साथ साथ सोसाइटीज़ बने और इसी तरह दूसरे और भी शहर हैं। अब देखिए केपी के बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी है, वहाँ पर भी रुझान बढ़ता जा रहा है सोसाइटीज़ का। लेकिन उस रुझान को ज़्यादा हम कामयाब तब कर सकते हैं
कि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़राब ना करें। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में? मेरी तो ज़्यादातर हमदर्दियाँ मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के साथ ज़्यादा होती हैं। आपने मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हैं या वीडियोस देखी होंगी कि मैं एंड यूज़र के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तमाम सोसाइटी ओनर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जमा पूंजी है तो उनको जल्द अज जल्द डिलीवरी दी जाए। उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो सोसाइटी में प्लाट लें। सोसाइटी से बाहर प्लाट लेने में इश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, वहाँ पर उस चीज़ को महफूज करना या उस चीज़ को ज़्यादा देर तक पोजेशन के बगैर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि बाहर अगर कोई बंदा 2-4 मरले का प्लाट लेता है तो वो महफूज नहीं होता, उस पर कब्ज़ा भी हो सकता है, उस पर पड़ोसी जो है वो कुछ हिस्सा उसका ले सकता है, गली तंग कर सकता है, सेवरेज के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर तमाम इश्यूज़ ओनर्स खुद हल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खुद हल कर रही होती है। आपने सिर्फ पेमेंट करके उसका पोजेशन लेना है और घर बनाना है। तो जब भी देखें, ये 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कि जब भी सोसाइटी कहीं पर लॉन्च होती है तो सबसे पहला प्री लॉन्चिंग रेट होता है, बिल्कुल, जो अफोर्डेबल होता है लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के लिए। उसके बाद जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो उसके रेट रिवाइज्ड हो चुके होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। और जब पोजेशन मिलना शुरू हो जाता है तो वो इतना महंगा होता है कि ये तबका फिर प्लाट खरीद नहीं सकता। हाँ, ऐसे मैंने इस टाइम कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि 3,50,000 रुपये का वहाँ 7 मरले का प्लाट था। अभी उन्हीं इस्लामाबाद की सोसाइटी में 1,20,00,000 का वही प्लाट है। अब आप देखें कि जिस क्लास ने 3,50,000 का किस्तों पर ये वो प्लाट लिया होगा, फायदा है आज उनको फायदा है। तो मैं तमाम उन दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई सोसाइटी आती है, जब सबसे पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी देखें मार्केट के अंदर कि वो क्या है, सोचें कि क्या यहाँ पर पैसा हमने इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना। लेकिन अगर करना है तो वही टाइम सबसे बेस्ट होता है जब प्री लॉन्चिंग रेट होता है, बिल्कुल। और उसके बाद आप इंतज़ार मत करें कि 2 या 3 साल के बाद लेंगे, क्योंकि जब उस वक्त तक रेट इतना ज़्यादा महंगा हो चुका होगा कि मार्केट में फिर ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली ये जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए प्री लॉन्चिंग बेस्ट है। अच्छा सर, इसके बारे में बताएं कि क्या कोई न्यू पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स हैं जो रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पॉलिसीज़ तो करती हैं। मसलन अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि तरक्की उस दौर में हुई है जब टैक्स कम होते हैं, बिल्कुल, और ख़ुसूसन रियल एस्टेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को आप इंसेंटिव देंगे उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बनाएंगे, प्लाजे बनाएंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसके अलावा वो इदारे के जो जिस तरह के आप देख लें कि ईंट का भट्टा है उसका मजदूर से लेकर ओनर तक उनका रोज़गार इसी चीज़ के साथ है कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो। स्टील का कारोबार है, लकड़ी का है, जितने भी आप देख लें शोबे, ये सारे इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो रिफॉर्म्स जब बेहतर आती हैं, टैक्स कम होता है, इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर उसकी वजह से ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और उसमें खुशहाली आती है। बिल्कुल। ना सिर्फ मुल्क में खुशहाली आती है बल्कि एक कॉमन मैन के घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर सोचना चाहिए, खुसूसन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड को, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएं ताकि काम ज़्यादा हो और मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली है। बिल्कुल। अच्छा सर, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चेंजेस ला रही है? अगर आप 40 साल या 30 साल पीछे चले जाएं और रियल एस्टेट के जो लोग थे उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्कुल ऐसे ही। और प्रॉपर्टी डीलर कोई एक अच्छा नाम भी नहीं समझा जाता था। वो कहते थे कि बस ये कमीशन एजेंट है, ये पैसे लेगा, कमीशन लेगा और हमारा आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो सौदा कराएगा। बिल्कुल। और उस प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर भी आपको देखें अगर, तो एक टेबल पड़ा हुआ है एक साइड पर और बड़े जो है छोटा सा दफ्तर है, सेटअप है, और वहाँ पर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन मौजूदा हालात में आपने रियल एस्टेट के ऑफिस देखे,
बिल्कुल, काफी। और रियल स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं वो भी आपने देखे, बिल्कुल, यानी कितनी एक चेंज है। और इस चेंज में मजीद जो किरदार है ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनकी मदद से आपका जो कारोबार है वो आसान हो गया है। पहले हो सकता था कि कई दिनों तक आपको वेट करना पड़ता था किसी के साथ जाकर उसको कन्विंस करें अपनी प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। उसमें बेहतरीन अगर मैं रोल करूं तो वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी का है। आज अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमारा ये जो मैसेज है वो लाखों लोगों तक चंद मिनटों में या चंद घंटों में पहुंच जाएगा, तो ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। वरना आज से 30-35 साल पहले 1-to-1 जो मुलाकात होती थी या बातचीत होती थी या कोई इंटरव्यूज़ होते थे, आप देखती थी कि वो चंद लोग या चंद हज़ार या चंद सैकड़ों लोगों तक पहुंचता था। ऐसे ही है। तो ये टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी का हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब अहम किरदार है टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। ठीक है। अच्छा सर, एक और बहुत अहम सवाल है कि कोविड-19 जो पिछले कुछ सालों में आया था उसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या असर डाला? कोविड ने तो पूरी दुनिया को हिला के रखा। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ रियल एस्टेट पर नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स और दोस्त थे, दुबई में बहुत बड़े उनके बिजनेस थे, बड़े शोरूम्स थे, रियल एस्टेट के ऑफिस थे, वो सारे के सारे बंद हो गए और उनको बहुत बड़ा खसारा हुआ, लॉस हुआ। और कुछ लोग तो अभी तक उसको भुगत रहे हैं कि जो बहुत बड़ा नुकसान था उसको पूरा भी नहीं कर पाए। तो इसी तरह रियल एस्टेट पर भी उसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़े, क्योंकि रियल एस्टेट देखें एक ऐसा शोबा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ऐसे ही है। उन लोगों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ से कमा सकते हैं, एक छोटा एंड यूज़र भी कमा सकता है जिसके पास पेइंग कैपेसिटी कम है और मिडिल क्लास का है, वो भी कमा सकता है। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि छोटे लोगों से लेकर बड़े अमीर ज़ादों तक तमाम के तमाम लोग मुतासिर हुए, बिल्कुल, उसकी वजह से वो हालात अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के हमारे ऑफिस आए, आपने हमारे सवालात का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर से आपका और GFS का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि इंतहाई अहम टॉपिक पर आज आपने ये सेशन किया और ऐसे सेशन होने चाहिए ताकि बहुत सारी बातें हमारे उन लोगों तक जो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि हमारे सवालात का कोई जवाब दे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें उनके लिए सॉल्यूशंस है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं आपसे एक न्यू एपिसोड और न्यू डिस्कशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।